मुझे कभी नहीं पता था कि उस जनवरी की ठंडी शाम मुझे क्या इंतजार कर रहा था। फोन बजा और पुलिस थी। मेरी बेटी हेलेना की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि पुरानी सड़क के मोड़ पर, जो पहाड़ी पर चढ़ती है, ब्रेक फेल हो गए थे। यह तुरंत हुआ था, बिना किसी दर्द के। मैं स्तब्ध रह गई, फोन कान से चिपका हुआ, प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। मेरा सीना जल रहा था, लेकिन कुछ नहीं निकला, आंसू भी नहीं, सिर्फ खामोशी। अगले दिन मेरा दामाद रिकार्डो छोटे मिगुएल को अपनी बाहों में लेकर आया। केवल 1 साल का एक शिशु, बड़ी और गहरी आंखों के साथ जो मुझे अंदर तक देखते लगते थे, जैसे वह समझता हो कि कुछ ठीक नहीं है। रिकार्डो की नज़र सूखी, दूर की थी। उसने मुझे एक जल्दी का, ठंडा आलिंगन दिया और पुलिस की कहानी दोहराई। कार फिसल गई थी, कोई गवाह नहीं था, कुछ भी करने के लिए नहीं था। अंतिम संस्कार छोटा था। हेलेना को कभी भीड़ पसंद नहीं थी। वह आरक्षित थी, मजबूत व्यक्तित्व वाली। रिकार्डो पहली पंक्ति में, ताबूत के बगल में बैठा, एक आंसू भी नहीं बहाया। मैंने कुछ पंक्तियों पीछे अचल रहना पसंद किया। मैं ताबूत के पास नहीं जाना चाहती थी। मैं उसकी अंतिम जीवित छवि को संरक्षित करना चाहती थी। दुर्घटना से पहले की रात की, जब उसने मुझे फोन करके कहा था कि वह सप्ताहांत बाहर जा रही है, उसे आराम करने की जरूरत है। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन उत्साहित। मैंने कुछ अजीब नहीं देखा, और यह बाद में मुझे परेशान करता। अंतिम संस्कार के बाद रिकार्डो ने कहा कि वह अकेले बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगा। काम और शौक के बीच यह उसके लिए बहुत ज्यादा था। उसने पूछा कि क्या मैं कुछ समय के लिए मिगुएल को रख सकती हूँ। मैंने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 64 साल की उम्र में मैं फिर से डायपर बदलने और बोतलें गर्म करने लगी, बिना योजना के। पहले कुछ महीने कठिन थे। मिगुएल रात में रोता था, ठीक से नहीं खाता था और कभी-कभी दरवाजे की ओर देखता रहता था, जैसे अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं उसे गले लगाती, उससे बात करती, वही गीत गाती जो मैं हेलेना के छोटे होने पर गाती थी। रिकार्डो कभी-कभी आता था, कभी 1 घंटे रहता, कभी सिर्फ 10 मिनट। हमेशा जल्दबाजी में, हाथ में फोन, दिमाग कहीं और। वह कभी भी बच्चे को नहीं ले जाता, हमेशा कहता कि उसे बहुत सी चीजें सुलझानी है। जब मिगुएल चलना शुरू किया, मैंने अकेले जश्न मनाया। रिकार्डो ने मेरे भेजे संदेश का जवाब भी नहीं दिया। मैंने तस्वीरें लीं, वीडियो बनाए, एक एल्बम शुरू किया। मैं चाहती थी कि जब वह बड़ा हो, तो उसे पता चले कि कोई वहां था, कि किसी ने उसे अपने पहले कदम उठाते देखा, अपने पहले शब्द कहते देखा, पहली बार मुंह भरकर दांतों के साथ मुस्कुराते हुए देखा। साल बीत गए। मैं बिना मांगे उसकी माँ बन गई। मैंने अपना जीवन उसके इर्द गिर्द व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। मैं उसे स्कूल ले जाती, उसके नाश्ते तैयार करती, उसकी गतिविधियों में, जन्मदिन की पार्टियों में उसका साथ देती। मैंने स्कूल के एप्लीकेशन का उपयोग करना, गणित के सवाल करना, यह पहचानना सीखा कि कब बुखार चिंताजनक होता है। मिगुएल मेरे रीति रिवाजों, मेरी कहानियों, मेरे खाने के साथ बड़ा हुआ। वह मुझे दादी नहीं, माँ हेलेना कहता था। उसने यह अपने आप तय किया, 3 साल की उम्र में। शुरू में मैंने हिचकिचाहट की, लेकिन फिर समझ गई कि यह खालीपन भरने का उसका तरीका था। मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने कभी रिकार्डो को नहीं बताया। मुझे लगा कि उसे परवाह नहीं होगी। रिकार्डो धीरे धीरे गायब होने लगा। शुरू में वह हफ्ते में 1 बार आता था, फिर हर 2 हफ्ते में, फिर महीने में 1 बार। हमेशा एक बहाने के साथ, काम, यात्राएं, बीमारियां। मिगुएल ने उसके बारे में पूछना बंद कर दिया। वह सिर्फ कहता था कि उसका पिता दूर रहता है। मैंने उसे सुधारा नहीं। जब मिगुएल 10 साल का हुआ, रिकार्डो आना पूरी तरह से बंद कर दिया। क्रिसमस पर भी उपहार नहीं भेजता था। मैं उस दिनचर्या के आदी हो गई। मैं और मिगुएल, दोनों अकेले बड़े घर में। वही घर जहां मैंने अपनी बेटी को पाला, जहां मैंने अपने पति को मरते देखा, जहां मैंने सबसे कठिन सर्दियां और सबसे खुशहाल गर्मियां बिताईं। मिगुएल ने उन दीवारों में नई जान फूंक दी। उसने फ्रिज को ड्राइंग से,
गलियारे को खिलौनों से, रविवार को हंसी से भर दिया। और मुझे फिर से उपयोगी महसूस हुआ, जैसे हेलेना को खोने का दर्द एक नए उद्देश्य में बदल गया हो। लेकिन मैंने कभी हेलेना के बारे में सोचना नहीं छोड़ा, उसकी मृत्यु के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो मुझे शुरू से ही अजीब लगती थीं, लेकिन जिन्हें मैंने स्वीकार नहीं करना चाहा। कार अच्छी स्थिति में थी। वह अच्छी तरह से गाड़ी चलाती थी। उस दिन इतनी बारिश नहीं हो रही थी। कोई गवाह नहीं था। और रिकार्डो अस्पताल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, हालांकि माना जाता था कि वह कार में अकेली थी। सबसे ज्यादा मुझे परेशान करने वाली बात यह थी कि हेलेना पिछले कुछ हफ्तों से घबराई हुई थी, कतराती थी, जैसे कुछ छिपा रही हो। मैंने उस समय सवाल नहीं किया, सोचा कि यह काम का तनाव है, मातृत्व का। मैंने सवाल नहीं किए, और सवालों का यह अभाव बाद में मुझ पर भारी पड़ेगा। 15 साल की उम्र में मिगुएल लंबा, मजबूत, बुद्धिमान था। उसे इतिहास पसंद था, गिटार बजाता था और उसमें ऐसी मिठास थी जो मेरा दिल तोड़ देती थी। वह हर रात सोने से पहले मुझे गले लगाता, कहता कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ हूँ। मैं मुस्कुराती, उसके बालों को सहलाती और अपने कमरे में भंगुर आत्मा के साथ जाती, क्योंकि अफवाहें मुझ तक पहुंचने लगी थीं। एक दोस्त ने हेलेना की मौत से पहले रिकार्डो को एक महिला के साथ देखने का जिक्र किया। एक पड़ोसी को याद आया कि उसने दुर्घटना से एक सप्ताह पहले एक जोरदार झगड़ा सुना था। हेलेना के एक पूर्व सहकर्मी ने काम पर एक विवाद के बारे में कुछ अजीब बात कही। मैंने अनजाने में टुकड़े जोड़ने शुरू कर दिए। मिगुएल 16 साल का था जब मैंने पहली सच्चाई सुनी जिसने मुझे अंदर से नष्ट कर दिया। यह एक धूसर रविवार था। मैं रसोई में कद्दू छील रही थी जबकि वह अभी भी सो रहा था। रेडियो धीरे से बज रहा था। बारिश हल्के से खिड़कियों पर पड़ रही थी। अचानक डोरबेल बजी। सुबह के 8:15 बजे थे। कोई इस समय नहीं आता था, खासकर रविवार को। मैंने अपने हाथ एप्रन से सुखाए और दरवाजा खोलने गई। रेनाता थी, एक महिला जो जिला मेडिकल सेंटर में हेलेना के साथ काम करती थी। हम कभी करीबी नहीं थे, लेकिन जब हम मिलते थे तो वह हमेशा मुझे सम्मान के साथ अभिवादन करती थी। उस सुबह उसके चेहरे पर यह सम्मान नहीं दिखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, हाथ बेचैन थे और एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जो इंगित करती थी कि वह एक आकस्मिक कॉफी के लिए नहीं आई थी। मैंने अंदर आने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा कि जल्दी होगा। कहा कि वह वर्षों से चुप रही है, लेकिन अब और सहन नहीं कर सकती। हर हफ्ते हेलेना के सपने देखती थी, रात में उसकी आवाज़ सुनती थी, महसूस करती थी कि उसे मुझे सच बताना चाहिए। रेनाता ने मुझे बताया कि हेलेना और रिकार्डो दुर्घटना से महीनों पहले से बुरी स्थिति में थे। हेलेना को संदेह था कि वह उसके साथ धोखा कर रहा है। वे कार्यालय में, घर पर, कहीं भी बहस करते थे। एक से अधिक बार उसने रेनाता के कंधे पर रोया था। हेलेना अकेले बच्चे के साथ रहने के डर से, सब कुछ खोने के डर से अलग होना नहीं चाहती थी। रेनाता ने बताया कि मरने से कुछ दिन पहले हेलेना ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे मैं कभी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि रिकार्डो उससे छुटकारा पाना चाहता था। हेलेना ने छिपे हुए दस्तावेज, ईमेल, संदिग्ध संदेश पाए थे। रिकार्डो सब कुछ नकारता था, लेकिन उसे उस पर भरोसा नहीं था। एक रात उसने उसे छत पर फोन पर बात करते हुए देखा, किसी से कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, कि थोड़ा ही बाकी है। तब से वह तकिए के नीचे एक चाकू के साथ सोती थी। रेनाता ने यह भी बताया कि हेलेना ने एक वकील से परामर्श किया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी दर्ज नहीं कराया था। उसे डर था कि अगर वह एक गलत कदम उठाती है, तो वह कुछ अपरिवर्तनीय कर देगा। मैं वहीं खड़ी रही, दरवाजे पर। रेनाता के शब्द मेरे कानों को छेद रहे थे। मैं कहना चाहती थी कि वह गलत थी, कि वह बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी कि हेलेना संवेदनशील थी और भ्रमित हो सकती थी। लेकिन मैंने नहीं कहा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ जानता था कि वह बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रही थी, कि सब कुछ समझ में आता था, कि हेलेना की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। रेनाता बिना कॉफी पिए चली गई, मुझे खालीपन की भावना के साथ छोड़ गई। मैं नहीं जानती थी कि क्या करूं। रसोई में लौट आई। मैं नहीं चाहती थी कि मिगुएल कुछ भी नोटिस करे।
मैं यह अनुमति नहीं दे सकती थी कि उसके 16 साल एक ऐसी नफरत से दूषित हों जो उसकी नहीं थी। तो मैंने फिर से चुप्पी साध ली, लेकिन अब रिकार्डो के बारे में उसी तरह से नहीं सोच सकती थी। मैंने गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी। पुराने अभिलेखों की तलाश की, हेलेना के सहकर्मियों को फ़ोन किया, उसकी चीज़ों, उसके ईमेल की समीक्षा की। मैंने कार्यालय की एक दराज में एक छिपी हुई फाइल पाई, जहां हेलेना अपने विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र रखती थी। अंदर रिकार्डो और एक ऐसी महिला के बीच संदेशों, बातचीत की प्रिंट की हुई प्रतियां थीं जिसे मैं नहीं जानती थी। जल्द ही हम सिर्फ तुम और मैं होंगे। वह पहले से ही संदेह करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्घटना से 1 महीने पहले के संदेश जिन्हें हेलेना ने प्रिंट किया था और संभाल कर रखा था, और जिनके बारे में कोई और नहीं जानता था। मुझे मतली महसूस हुई। मैंने हिंसा के साथ दराज बंद कर दी और फर्श पर बैठ गई, जैसे कि उन पन्नों का वजन मेरे घुटनों को तोड़ गया हो। मिगुएल अपने कमरे में था, शायद संगीत सुन रहा था या ड्राइंग कर रहा था। मुझे लगा कि मैं उस राज को छिपाकर विश्वासघाती हूँ, लेकिन यह भी जानती थी कि मैं उसे बता नहीं सकती। उसे नहीं, अभी नहीं। मुझे बुरे सपने आने लगे। मैं हेलेना को बारिश में, नंगे पांव, डर से भरे चेहरे के साथ सड़क के किनारे चलते हुए देखती थी। मैं रिकार्डो को किनारे से हंसते हुए, उसे एक अदृश्य हाथ से धक्का देते हुए देखती थी। एक दिन, जब मिगुएल कक्षा में था, मैंने अपने पति के एक पुराने दोस्त की तलाश की, एक आदमी जो सेवानिवृत्त होने से पहले आपराधिक वकील था। मैंने उसे नाम का उल्लेख किए बिना सब कुछ बताया, जैसे कि यह कोई अनजानी कहानी हो। उसने मुझे चुपचाप सुना और अंत में कहा कि अगर मेरे पास सबूत हो तो शिकायत करना संभव होगा, लेकिन इतने सालों बाद यह मुश्किल होगा। और यह कि वह लड़का, हत्यारे का बेटा होने के नाते, सच्चाई जानने का हकदार था, भले ही इससे वह टूट जाए। मैंने जांच जारी रखने का फैसला किया। मैंने उस महिला का नाम खोजा जिससे रिकार्डो संदेशों में संवाद कर रहा था। मैंने उसे पाया। उसका नाम मरियाना था। वह हेलेना के साथ उसी क्लिनिक में काम करती थी, शहर के आसपास रहती थी। मैं एक दिन बिना बताए उसके घर गई। उसने आश्चर्य के भाव से दरवाजा खोला। उसने तुरंत मुझे नहीं पहचाना। मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ और उसके हाथ कांपने लगे। उसने मुझे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने पूछा कि क्या उसने रिकार्डो से प्यार किया था। उसने कहा हाँ, वह अभी भी उससे प्यार करती है। मैंने पूछा कि क्या वह जानती थी कि हेलेना के साथ क्या हुआ था। उसने नजरें नीची कर लीं, हाँ नहीं कहा, लेकिन इनकार भी नहीं किया। मैंने मिगुएल के बारे में पूछा और यही दुनिया ढह गई। उसने मुझे बताया कि मिगुएल हेलेना का बेटा नहीं था, वह उसका और रिकार्डो का बेटा था। हेलेना को कभी पता नहीं चला। वह मानती थी कि वह उसका है, क्योंकि मरियाना बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी और गर्भावस्था छिपाने के लिए दवाइयां लेती थी। योजना एक साथ भागने की थी, लेकिन कुछ गलत हो गया। हेलेना ने जरूरत से ज्यादा जान लिया और फिर मर गई। मैंने चिल्लाकर कहा कि वह एक हत्यारिन है। मैंने थूका कि उन्होंने एक अच्छी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कि उन्होंने मुझसे मेरी बेटी छीन ली है। उसने मुझे सूखी आंखों से देखा, जैसे उसके पास और आंसू नहीं बचे हों। उसने कहा कि वह सिर्फ रिकार्डो के साथ एक जीवन चाहती थी, कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी दूर जाएगा, कि हेलेना की मृत्यु योजना का हिस्सा नहीं थी, लेकिन रिकार्डो ने वही किया जो उसे जरूरी लगा। मैं पैर घसीटते हुए घर लौटी। मिगुएल ने मुझे गले लगाया जब मैं पहुंची। उसने कहा कि उसने रात का खाना तैयार किया है, कि वह चाहता है कि मैं आराम करूं। उसने मुझे अपनी गहरी आंखों से देखा, वही आंखें जिन्हें मैंने वर्षों तक हेलेना की समझा था। अब मैं जानती थी कि वे उसकी नहीं थीं, वे मरियाना की थीं, उस महिला की जिसने मेरी बेटी से सब कुछ छीन लिया था। लेकिन यह मिगेल का दोष नहीं था। यह उसका दोष नहीं था कि वह झूठ से पैदा हुआ था। और फिर मैंने एक निर्णय लिया, मैं उसे कभी कुछ नहीं बताऊंगी। वह मेरा पोता था, भले ही रक्त से नहीं। मैंने उसे पाला, प्यार किया, सुरक्षा दी, और यह देर से आई सच्चाई से नहीं बदलता। लेकिन रिकार्डो को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं उसे बिना सजा के जाने नहीं दूंगी।
उस दिन से मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। यह अचानक टूटना नहीं था, बल्कि एक धीमा क्षरण था, जैसे पानी पत्थर को कमजोर करता है। हफ्तों तक मैं शांत चेहरे के साथ दिनचर्या में चलती रही। मैं मिगेल के बालों को सहलाती जब वह पड़ता, उसके लिए नाश्ता बनाती जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम पार्क जाते, सिनेमा जाते, कभी कभी डिनर के लिए बाहर जाते। वह हंसता, अपनी योजनाओं के बारे में बात करता, उन विश्वविद्यालयों के बारे में जिनमें उसकी रुचि थी। वह इतिहास पढ़ना चाहता था, कहता था कि अतीत की गलतियां केवल तभी टाली जा सकती है जब हम उन्हें समझें। मैं उसे सुनती, उसे इतने बड़े प्यार से देखती कि दर्द होता, क्योंकि मैं जानती थी कि उसकी कहानी एक ऐसी गलती थी जो उसकी नहीं थी, लेकिन जो उसे हमेशा के लिए प्रभावित करेगी। शुरू में मुझे नहीं पता था कि रिकार्डो से बदला कैसे लूं। ऐसा आदमी जो छिपाने, हेरफेर करने, अपने निशान मिटाने का आदी है, एक कार्रवाई से नष्ट नहीं होता। इसके लिए धैर्य चाहिए, ठंडे दिमाग की जरूरत है, और सबसे बढ़कर उससे ज्यादा जानने की जरूरत है। मैंने निरीक्षण करना शुरू किया, हर उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड खोजना शुरू किया। मैंने उसकी कंपनियों से शुरुआत की, वह कई थीं, सभी छोटी, उधार लिए गए नामों के साथ फैली हुई, ऐसी साझेदारियां जिनमें दोस्त, भतीजे, परिचित मालिक के रूप में दिखाई देते थे। वह पैसे की हेराफेरी करता था, यह स्पष्ट था। ऑपरेशन मैनेजर के वेतन से वह जैसे जीता था वैसे नहीं जिया जा सकता था। मैंने चुपचाप पहेली को जोड़ना शुरू किया, सब कुछ एक पुरानी हार्ड कवर वाली नोटबुक में लिखना शुरू किया, छोटे और साफ अक्षरों में, जैसे पुराने दिनों में जब मैं अपने पति को बैलेंस शीट में मदद करती थी। मेरे अभी भी संपर्क थे। लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ हम अदृश्य हो जाते हैं, और यह सच है, लेकिन यह उपयोगी है। कोई भी एक बुजुर्ग महिला से नहीं बचता। कोई भी यह नहीं मानता कि सफ़ेद बालों और झुर्रीदार हाथों वाली महिला दिखावे से ज्यादा देख सकती है। लेकिन मैं देखती थी, पूछती थी, और कभी कभी कोई मुझे एक वाक्य, एक सुराग, एक डेटा देता जो मेरे काम आता। मैंने सब कुछ क्रम में रखा। मैंने पता लगाया कि रिकार्डो के छिपे हुए कर्ज थे। उसने अपनी माँ की संपत्ति को उसके बिना जाने गिरवी रख दिया था। वह एक साझेदार का पैसा देना था। पिछले साल जांच ने उसे लगभग बर्बाद कर दिया था। उसने दस्तावेज जाली किए थे, संख्याएं बदली थीं। सब कुछ फिट बैठता था। सब कुछ उस छवि का हिस्सा था जो उसने बनाई थी। आदर्श दामाद, दुखी विधुर, अकेला पिता, एक मुखौटा। मैंने विवेकपूर्ण कॉल करना शुरू किया। मैंने खुद को एक संभावित निवेशक के रूप में पेश किया, एक दूसरा नाम इस्तेमाल किया। मैंने उसके हाल के एक साझेदार से बात की, कहा कि मुझे उसकी निजी क्लिनिक परियोजना में निवेश करने में दिलचस्पी है। उसने मुझे अपना सीधा नंबर दिया। मैंने रिकार्डो को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ विनम्र, शिष्ट लगी। उसने कहा कि वह मुझसे मिलकर खुश होगा। मैंने समय मांगा। मैं धीरे धीरे जाना चाहती थी, तैयारी करना चाहती थी। इस बीच मिगेल ने हाई स्कूल पूरा किया। हमने अकेले जश्न मनाया। रिकार्डो नहीं आया, यहाँ तक कि एक संदेश भी नहीं। मिगेल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और मुझे कसकर गले लगाया। उस रात जब उसने मोमबत्तियां बुझाईं, तो उसने मांगा कि मैं कभी न मरूं। मैं हंसी, कहा कि मुझ में अभी भी बहुत समय के लिए जान है, लेकिन जानती थी कि समय ऐसी चीज थी जो मेरे पास अधिक नहीं थी। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। हृदय रोग बढ़ रहा था। मुझे अधिक दवा दी गई। सलाह दी गई कि मुझे मजबूत भावनाओं से बचना चाहिए। सिफारिश की गई कि मैं अकेली न रहूं। मैं अपने बैग में नई दवाओं के साथ घर लौटी और पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ निर्णय लिया। अगर मेरे पास कुछ साल बचे हैं, तो मैं उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगी। मैं इस दुनिया को शांत अंतःकरण के साथ छोड़ूंगी, और यह मैं केवल एक तरीके से प्राप्त कर सकती थी। बदला अचानक नहीं आता। यह एक बगीचे की तरह बनता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से बीज बोने हैं, उनके बढ़ने का इंतजार करना है, जो अतिरिक्त है उसे काटना है। मैंने ऐसा ही किया। मैंने लगभग 8 साल के बिना संपर्क के बाद रिकार्डो को बुलाया। मैंने अपने से ज्यादा बीमार होने का नाटक किया। कहा कि मैं बात करना चाहती थी। मुझे अपने कागजात व्यवस्थित करने की जरूरत थी।
मुझे डर था कि मैं मर जाऊंगी और सब कुछ ठीक से नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपराध बोध को चारा के रूप में इस्तेमाल किया। यह काम किया। उसने कहा कि वह अगले दिन आएगा। मिगेल दोस्तों के साथ यात्रा पर था। मैंने सुनिश्चित किया कि वह घर पर न हो। रिकार्डो समय पर आया, जैसा कि हमेशा होता था। वह एक महंगा कोट पहने था, चमकदार जूते, नई घड़ी, वही श्रेष्ठता का भाव। वह ऐसे अंदर आया जैसे कभी गया ही न हो। वह कुर्सी पर बैठ गया, पैर क्रॉस कर लिए, पूछा कि मैं कैसी हूँ। मैंने कमजोरी का नाटक किया। मैंने उसे चाय पेश की, कागजात, विरासत, वसीयतनामे की बात की। उसकी आंखें ऐसे चमकीं जैसे कौआ मांस सूंघता है। उसने कहा कि वह मेरी मदद कर सकता है, कि वह इन चीजों से निपटना जानता है, कि वह मुझे समस्याओं से बचा सकता है। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं सब कुछ मिगेल के लिए छोड़ना चाहती हूँ। मुझे वकीलों पर भरोसा नहीं है। वह मेरे बचे हुए बेटे के सबसे करीब है, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि वह सब कुछ संभाले। मैंने उसे अपनी संपत्ति के बारे में बताया, जो मैंने बचाया था, मेरे शेयर, मेरी संपत्तियाँ। मैंने अतिशयोक्ति नहीं की, लेकिन कम भी नहीं किया। मैं जानती थी कि वह ध्यान से सुनेगा, कि वह मानसिक रूप से हर संख्या को नोट करेगा। मैंने उसे बताया कि तट पर एक संपत्ति थी जिसका मूल्यांकन उसके 1 साल की कमाई से अधिक था। मैंने देखा कि उसका जबड़ा तन गया। उस रात मैंने फिर से अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया। मैंने सब कुछ लिखा, हर इशारा, हर शब्द, चाय की हर घूंट। मैं जानती थी कि वह वापस आएगा। मैं जानती थी कि वह पहले से ही पैसे को सूंघ रहा था, जैसे एक बूढ़ा कुत्ता बारिश को सूंघता है। अगले दिनों में मैंने 2 भरोसेमंद वकीलों से संपर्क किया, लोग जिन्होंने दशकों पहले मेरे पति के साथ काम किया था। मैंने उनसे पूर्ण गोपनीयता मांगी। मैंने अपनी वसीयत बदल दी, विशिष्ट खंड शामिल किए। मैंने स्पष्ट कर दिया कि मिगेल को सब कुछ मिलेगा, लेकिन वह 10 साल तक किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, बेच सकता या स्थानांतरित नहीं कर सकता, कि वह इसका उपयोग केवल अध्ययन, जीवन और काम के लिए कर सकता है। और अगर मुझे संदिग्ध तरीके से कुछ होता है, तो पहले से इंगित नामों के साथ एक जांच शुरू की जाएगी। मैंने सब कुछ हस्ताक्षरित, मुहर लगाकर, हिरासत में रखने के लिए कहा। साथ ही मैंने सावधानी से जानकारी को फिल्टर करना शुरू किया। एक अनाम लिफाफा टैक्स कार्यालय पहुंचा। दूसरा, एक जाने-माने अभियोजक की मेज पर। तीसरा, एक जांच पत्रिका को भेजा गया। अंदर दस्तावेजों की प्रतियां, फर्जी नाम, बैंक लेनदेन, रिकॉर्डिंग। मैंने कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किया, अपनी पहचान का कोई सुराग नहीं छोड़ा। प्रत्येक लिफाफे का एक अलग निशान था, एक अलग रास्ता। मैंने सुनिश्चित किया कि वे मुझे ट्रैक न कर सकें, डर से नहीं, बल्कि प्रभावशीलता के लिए। रिकार्डो नहीं जानता था कि क्या आने वाला था। मैंने इसे उसके मौन में, उसकी शांति में महसूस किया। लेकिन सब कुछ फूटने में देर नहीं लगी। 2 हफ्ते बाद अखबारों में निकला, धोखाधड़ी, कर चोरी, संभावित अवैध संपत्ति। जांच शुरू हो गई। कुछ साझेदारों ने परियोजनाओं को छोड़ दिया। प्रेस उसके दरवाजे पर पहुंच गया। और मैं अपने घर से टेलीविजन के सामने बुनाई करती थी जबकि समाचार उसकी तस्वीर लाल कैप्शन के साथ दिखा रहे थे। मिगेल ने देखा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ जानती थी। मैंने उसे सच बताया कि रिकार्डो अच्छा आदमी नहीं था। उसने बहुत सी गलत चीजें की थीं, कि शायद न्याय अब अपना काम कर रहा था। उसने मुझे लंबे समय तक देखा और फिर कहा कि उसने उसे कभी वास्तव में नहीं जाना, कि उसे उसकी कमी महसूस नहीं होगी। हफ्तों बाद रिकार्डो को बयान देने के लिए बुलाया गया। वह और मरियाना, दोनों एक ही मामले में, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी। उसने सब कुछ नकारने की कोशिश की। वह, जैसा लगता है, प्रतिरोध नहीं कर सकी। उसने जरूरत से ज्यादा बात की। तब मुझे पता चला, उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया था, जैसे घायल भेड़िए शिकार के अंत में एक दूसरे को काटते हैं। और मैंने एक उंगली भी नहीं हिलाई। मैंने सब कुछ बिना हंगामे के, बिना धमकी के, बिना हिंसा के किया था। मैंने उसकी दुनिया को अंदर से बाहर तक नष्ट कर दिया था,
जैसे उसने मेरी के साथ किया था। और अब आखिरकार मैं शांति से सांस ले सकती थी।